जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले वाले जो लेक्चर थे जिसमें हमने पॉलिटी फाउंडेशन की जो पहली क्लास की थी और दूसरी क्लास भी हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र जो संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 में निर्दिष्ट किए गए हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो 2 लाइनों के साथ अपनी जो क्लासेस को शुरू करते हैं कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। इसी के साथ जो अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो जो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इस संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन हमको मिलता है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके उपबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि जो इंडिया होगा, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया। तो इसमें 2 नाम दिए गए हैं, एक इंडिया दिया गया है और दूसरा भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, जो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का अर्थ होता है संघ, और इसी में संघ का इंग्लिश मीनिंग एक और होता है जिसे हम फेडरल भी बोलते हैं। फेडरल थोड़ा जो व्यापक शब्द है। फेडरल का अर्थ होता है कि जो राज्य हैं और संघ है उनमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो समान रूप से होगा। समान रूप से शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन जो यूनियन है, यूनियन में जो संघ होता है जिसे हम केंद्र भी बोलते हैं, वह राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। और संविधान के जो लोग थे, संविधान के सदस्य थे, वो भी यही चाहते थे कि जो भारत का संघ है वो राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत हो। वैसे हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो केंद्र की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। एक सेकंड, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद जो ये आर्टिकल बनता आर्टिकल 1 का ये था, ये आर्टिकल 1 का भी है। इसमें कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। जैसा कि आपको पता है कि संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसमें जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के जो नाम हैं, उनकी सीमा है और संघ शासित प्रदेश के भी नाम और सीमा की चर्चा पहली अनुसूची में की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 1 का सी। इसमें कहा है कि जो भारत का संघ होगा उसमें क्या क्या शामिल होंगे।
तो इसमें जो पहला शामिल होंगे वो होंगे राज्य। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। जब संविधान बना था तो उसमें कितने कितने राज्य की चर्चा की गई थी? 14 राज्य की। 1956 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके बाद आता है संघ राज्य क्षेत्र। तो कितने? 8। तीसरा बिंदु इसमें वह है जिसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है, ना ही कोई संघ शासित प्रदेश शामिल है। इसमें कहा गया है कि जो भूभाग अर्जित किया जाए, वह इसमें शामिल होगा। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज सी के क्लॉज सी में जो भूभाग अर्जित किया जाए वह इसमें शामिल हुआ। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जो हमें जो अंग्रेजों से जो प्रांत प्राप्त हुए थे वो भारत के सभी प्रांत नहीं थे, उसमें केवल वही प्रांत शामिल थे जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे जो प्रांत थे वो बचे हुए थे और जो भारतीय प्रांत भी बचे हुए थे जिसमें राजाओं का कब्जा था, उनको बाद में इसमें जोड़ा गया। लेकिन संविधान संशोधन और अन्य माध्यम से इसको हटा के इन दोनों में तब्दील कर दिया गया। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा है कि संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 14 में साफ साफ लिखा गया है कि हमारे जो देश में कोई भी कार्य होगा वो विधि के द्वारा ही होगा, अन्यथा कोई कार्य नहीं होगा। तो इसमें लिखा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। इसका अर्थ है कि जो कोई बाहरी राज्य जो भारत की जो सीमा है उसके बाहर का राज्य है जो भारत में शामिल होना चाहता है उसको अनुच्छेद 2 के तहत शामिल कर लिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के द्वारा जो संसद किसी भूभाग को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करेगी उसको संविधान संशोधन है वह नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और यह साधारण बहुमत से शामिल हो सकता है। उसके लिए विशेष बहुमत या आधे राज्यों के विधानमंडलों की जो सहमति है वो इसके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल 3 आएगा। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद आर्टिकल 3 अनुच्छेद
आर्टिकल 3 में भी यही बात कही है कि संसद विधि द्वारा जो भारत के आंतरिक, इसमें हाईलाइट कर दूंगा, आंतरिक जो भारत के राज्य क्षेत्र में, संसद विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और उस राज्य के टुकड़े भी कर सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बिहार से झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। तो ये आर्टिकल 3 के तहत है और इसमें भी यह रेस्ट्रिक्शन लगाया कि आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और यह साधारण बहुमत से पारित होगा। यह आर्टिकल 3 में लिखा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या संसद है वो अपने क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को दे सकती है या नहीं दे सकती। इसके लिए बहुत जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद हुए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो भारतीय संसद है वो अपने भूभाग को किसी दूसरे राज्य को दे सकती है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया, जिसे हम 5वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन हो, किसी के राज्य की सीमा में परिवर्तन हो या किसी राज्य की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसके लिए आवश्यक है। जैसा कि धन विधेयक में होता है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसी प्रकार 5वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 3 में यह प्रोविजन कर दिया गया कि जो संविधान संशोधन है, जो आर्टिकल 3 जो 5वें संविधान संशोधन से यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन और किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के आधार पर ही होगा। इसके बाद इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया कि जो संसद है वो विधानमंडल से राय मांग सकती है। जैसे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसका 2 टुकड़े करने हैं, तो वह उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से राय मांग सकती है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से राय मांग सकती है। जो राय दी जाएगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वो बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर राय शब्द लिया गया है, ना कि यह बाध्यकारी भी नहीं है। तो ये 2 प्रोविजन 5वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। इसको भी आप नोट्स कर लें। ऐसे ही नोट्स आपको जो सभी लेक्चर उनमें बनवाए जाएंगे और इनमें से कोई भी प्रश्न आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कार्य का सवाल होगा वो इनसे बचेगा नहीं। मतलब इनमें से जो आपके क्वेश्चन है वो बनेंगे और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, जो स्टैटिक क्वेश्चन है।
इसको आप नोट कर लें। इसके बाद जो वाला आर्टिकल आता है आर्टिकल 4, अनुच्छेद अनुच्छेद 4 में कहा है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची आर्टिकल जो अनुच्छेद 4 है उसमें स्पष्टता कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी संशोधन करती है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और यह जो संशोधन है वह साधारण बहुमत से पारित होगा। और इसके साथ एक और जो फैक्ट है वो आपको लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 239 इन आर्टिकल में कोई भी संशोधन होगा या इनके जरिए कोई भी संशोधन होगा वह संविधान संशोधन नहीं मनाएगा। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 239। इन आर्टिकल के तहत कोई भी जो संशोधन होगा वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और यह साधारण बहुमत से पारित होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए जो आप तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए, इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।